गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ना है आज? कल अपन ने कहाँ तक देखा था? हाँ, तो कल कहाँ तक देखा था पूछ रही? ये छोड़ दिया था नहीं पूछ रही। हम लोगों ने क्या क्या देखा कल? एम्प्लॉय कॉस्ट क्या क्या बनता है? क्या क्या रहता है एम्प्लॉय कॉस्ट में? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, बोनस, परक्यूजिट्स, अलाउंसेस, इंसेंटिव, कमीशन, सब चीजें इंक्लूड होती। कोई भी प्रकार का पैसा या पैसे की जगह पे कोई भी प्रकार का बेनिफिट अगर हम हमारे एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो हमारे लिए वो एम्प्लॉय के अगेंस्ट उसका कॉस्ट होता है। ठीक है क्या? क्लियर है? टाटा फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन क्या चलता है? उनका एक स्कूल चलता है। उनका एक स्कूल चलता है। क्या नाम से चलता है? टाटा पारसी स्कूल। पता है किसी को? टाटा पारसी स्कूल करके उनका एक स्कूल चलता है। उनके जो एम्प्लॉयज है टाटा के, टाटा कंपनी वालों के जो एम्प्लॉयज है, वो वहीं पे अपने बच्चों का स्कूलिंग करवाते हैं। क्यों? दो रीजन है। एक तो गुड क्वालिटी एजुकेशन है, दूसरा उनको कंसेशनल रेट या फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कंसेशनल रेट है, इसका मतलब क्या है? जितना पैसा आपको नहीं भरना है, आपको यानी एम्प्लॉय को जितना पैसा नहीं भरना है, उतना पैसा एक्चुअली एम्प्लॉयर का कॉस्ट है। उतना पैसा एक्चुअली में एम्प्लॉयर का कॉस्ट है। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो पूरा ही पैसा, जितना एम्प्लॉय से एक भी रुपया रिकवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना पैसा अगर एम्प्लॉई का बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, उसकी जगह पे कोई थर्ड पर्सन ने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया तो वो पैसा भरेगा। यानी नोशनल चार्जेस। समझ में आता है नोशनल क्या होता है? एक्चुअली में लगता नहीं है लेकिन काउंट कर सकते हैं, राइट? ये रूम में मैं तुम्हारी क्लास ले लूँ तो ये रूम मैं भाड़े से दे सकती हूँ, मेरे को 20,000 रुपया भाड़ा है मेरे रूम का। लेकिन मैं क्लास ले रही हूँ इसलिए मेरे को वो भाड़ा नहीं आ रहा है 20,000 रुपये का, तो मेरा नोशनल कॉस्ट ऑफ दिस रूम इज 20,000 पर मंथ। समझा क्या? वैसे ही अगर निहाल को टाटा पारसी स्कूल में डाला है और निहाल को सैलरी एक भी रुपया उसका स्कूलिंग का नहीं लग रहा है, लेकिन वही गौरांग को टाटा पारसी स्कूल में डाला है और गौरांग नॉट बीइंग सन ऑफ द एम्प्लॉय, उसको चार्जेस लग रहे हैं 1 लाख रुपीज पर एनम। तो 1 लाख रुपीज निहाल का भी जो चार्जेस, जो निहाल के पेरेंट्स को नहीं पे करना पड़ा, वो जो टाटा कंपनी है वो कॉस्ट में ऐड करेंगी 1 लाख रुपीज एज एम्प्लॉय कॉस्ट। समझ में आ रहा क्या? वो भी एक प्रकार का बेनिफिट होता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है सबको? अभी अपने को क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हो सकती है क्या? एक तो या तो पूछेंगे कॉस्ट कितना है, या तो पूछेंगे नेट अर्निंग कितनी है। अभी देखो, एम्प्लॉय कॉस्ट पूछेंगे जनरली तो सीधा सीधा है, खर्चे सारे बता दो। पर नेट अर्निंग पूछेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है? अभी अपन समझेंगे कौन सी चीज किस में कंसिडर होती है, कौन सी चीज किस में कंसिडर नहीं होती। एम्प्लॉय का कॉस्ट पूछा है अपने को, तो बेसिक सैलरी दोनों में आएंगी। अभी दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ना क्या नहीं, वन बाय वन पढ़ना। ठीक है? ऑन योर कैलसीज, बेसिक सैलरी 1 लाख रुपीज, एम प्लस डियरनेस अलाउंस 20,000, एम प्लस नो ओवर टाइम। कितना पैसा दिया ग्रॉस? एक बीस। एक बीस एम्प्लॉयर का खर्चा, एक बीस एम्प्लॉय के हाथ में इनकम। आज के तारीख में अगर और कोई डेटा नहीं दिया, आपको अगर बोला है कि 20,000 का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है, तो अब क्या होगा? एक 20 के अंदर जो 20,000 है, जो एम्प्लॉय के खुद के है, वो एम्प्लॉय देगा। तो यहाँ पे देखो बोर्ड पे, लेस कंट्रीब्यूशन टू पीएफ किसका? एम्प्लॉईज। एम्प्लॉईज यानी वो एक 20 के अंदर का 20,000 बोल रहे हैं, तो 20,000 माइनस करेंगे तो क्या आया? 1 लाख। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन का। तो 1 लाख रुपया क्या हुआ? नेट अर्निंग हुई एम्प्लॉय की, यानी उसके हाथ में कितना पैसा आया? 1 लाख। समझ में आया कैसे किया अपन ने? लॉजिक समझा?
अब सेम एग्जांपल है ऑन योर कैलसीज, मेमोरी इरेज। अभी अपन खर्चा निकाल रहे हैं एम्प्लॉयर का, 1 लाख बेसिक सैलरी एम प्लस, 20,000 डियरनेस अलाउंस एम प्लस, 1,20 का ग्रॉस खर्चा हो गया एम्प्लॉयर का, यहाँ तक क्लियर है। अब 1,20 का ग्रॉस खर्चा हो गया, अभी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर, उसमें एम्प्लॉयर का कोई खर्चा हो रहा क्या? वो तो 1,20 का हिस्सा है ना, तो एम्प्लॉयर के लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखता है, इसलिए नो लिखा है। समझ में आई क्या बात? समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे ना नो नीचे हाँ? अरे ग्रॉस वेजेस अर्न या पेड, एक ही बात है मैडम। यहाँ पे नीचे बताती हूँ, वो नो का बाद में देखेंगे अपन। अभी एम्प्लॉयर ने भी 20,000 रुपए दिए होंगे, एम्प्लॉय के हाथ में मिले थे क्या? वो एम्प्लॉयर ने जो 20,000 रुपए दिए वो एम्प्लॉय के हाथ में मिले थे क्या? इसीलिए अपन ने यहाँ पे कंसीडर नहीं किए थे जब नेट अर्निंग निकाले थे। समझ में आ रहा क्या? अभी कंपनी को तो खर्चा पड़ गया, पर तो कंपनी को एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट कितना खर्चा पड़ रहा? 1 लाख, 1 लाख, 1,20,000 कितने बोल रहे रेज योर हैंड? 1,20,000 तो तुम उसको सैलरी दे रहे ना भैया, और 20,000 और, अरे तो 1,20,000 तुम्हारा खर्चा नहीं है क्या एम्प्लॉय को देने का? टोटल खर्चा पूछ रही ना, कितना लगेगा? करेंगे ना, खुद के जेब से एडिशनल पैसा दे रहा ना 20,000 रुपया। अरे यार बोली मैंने अभी, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुना करो, ध्यान दो, वापस बता रही हूँ। बेसिक वेज 1 लाख, डियरनेस 20,000, कितनी बन गई आपकी ग्रॉस सैलरी? 1,20,000, यहाँ तक के क्लियर है? अभी एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन 20,000 का था, उसमें से 20,000 का था, 20,000 का था कंट्रीब्यूशन उसमें से एम्प्लॉई का। तो अज्यूम क्या करोगे अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है और खाली बोला एम्प्लॉयर हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, तो सेम अमाउंट है, तो सेम अमाउंट है। और मैंने ये क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली बोला एम्प्लॉयर भी 20,000 देगा, तो एम्प्लॉयर की जेब से कितना पैसा जा रहा है? ये 1 लाख जा रहा है एम्प्लॉयर की जेब से, ये 20,000 जा रहा है, ये 20,000 एम्प्लॉयर की जेब से जा रहा क्या? नहीं, ये 20,000 जा रहा है, तो कितना हो गया? तो आपका एम्प्लॉई कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय का कितना कॉस्ट पड़ा? 1,40,000। समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है क्या? डिफरेंस समझा क्या दोनों में? दोनों में डिफरेंस समझा क्या? दोनों में डिफरेंस किसको नहीं समझा प्लीज रेज योर हैंड। समझा? यथार्थ यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ जाओ, लास्ट बेंच, वहां पे जाओ। समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? किसी को कोई क्लियर नहीं होंगी बात तो बताओ, क्लियर है क्या? बेसिकली जहाँ पे अपने को एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखना है, एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से देखना है, हम क्या करेंगे? हमको कितना पैसा मिल रहा, कितना पैसा मिल रहा है? 1,20,000, उसमें से हमारे जेब से कितना पैसा जा रहा? 20,000, तो हमको नेट में कितना पैसा मिल रहा है? तो एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से अर्निंग एक, समझ में आई? एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से मेरे जेब से पूरा मिला के कितना खर्चा लगा? 1,20 तो पूरा ही देना पड़ रहा, प्लस ये जाता क्या एम्प्लॉयर के जेब से? एम्प्लॉयर के जेब से एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन नहीं जाता, वो तो खाली एम्प्लॉई देता और वो उसके बदले डिपॉजिट करता। समझ में आया क्या? एम्प्लॉयर के जेब से नहीं जाता वो, ये जाता है एम्प्लॉयर के जेब से एडिशनल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। समझ में आया क्या? तो ये 20,000 और खर्चा है, तो ये 1,20 का खर्चा था प्लस ये 20 का खर्चा है, तो कितना खर्चा हुआ? 1,40। सबको सब क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? सॉर्टेड? ये टेबल कॉपी करो, वो मैंने अभी बताया नहीं है।
मैंने जैसा लिखा है वैसा लिखो मैडम। जहाँ पे नो लिखा है वो अपने को लिखना ही नहीं है जब आपको वो चीज पूछी है। जैसे एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय कॉस्ट पूछा एज पर एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये लाइन लिखना ही नहीं दोनों। और आपको नेट अर्निंग्स पूछी है तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बताना ही नहीं। समझ में आ रही है क्या बात? समझ में आ रही है बात? प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, आज अपने को क्वेश्चंस करना है। डन। डन डन डन। अभी ये वेज वाला भी लिख लो। वेज वाला पार्ट भी लिख लो। टीओवी मतलब क्या होता है? पता है ना बस। नो। लिख लिया? मेथड भी लिख लिया? मैंने क्या बोला था? वेज लिखो। चलो, हो गया? हो गया? अब देखो क्या बोला है, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है वेज कॉस्ट पर यूनिट, यानी टोटल वेज कॉस्ट, यानी ही आपका यहाँ का टोटल, कहाँ का टोटल, ऊपर के टेबल में जो आपका आया था 1,40,000, उसका टोटल। समझ में आ रहा है क्या? 1,40,000। अभी 1,40,000 रुपए का खर्चा लगा हुआ एम्प्लॉय का। वो एम्प्लॉय ने 30 यूनिट्स प्रोडक्ट बना के दिया था अपने को। वो एक महीने में उसने 30 प्रोडक्ट बनाया। तो एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपने को खर्चा कितना पड़ा हुआ एम्प्लॉय का? 4,667 रुपीज। 4,667 रुपीज। कैसे मिला है? 4,667 रुपीज। सबको क्लियर हो रहा है? यानी एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपना एम्प्लॉय कॉस्ट, या फिर मैं बोलूँ कॉस्ट शीट में जैसे डायरेक्ट मटेरियल होता है, कॉस्ट शीट पता है सबको? डायरेक्ट मटेरियल होता है,
उसके नीचे क्या आता है, डायरेक्ट एम्प्लॉय या डायरेक्ट लेबर। तो उसमें 4 6 6 7 आएगा डायरेक्ट लेबर में। समझ में आया क्या? बेसिकली वो प्रोडक्ट बनाने को, एक प्रोडक्ट बनाने को उसका कॉस्ट कितना लगा, 4 6 6 7। तो अगर मैं एक प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट निकाल रही हूँ, कॉस्ट शीट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट का मैं कॉस्ट शीट में मटेरियल का खर्चा डायरेक्ट मटेरियल में लिखूंगी और एम्प्लॉय कॉस्ट में मैं लिखूंगी 4 6 6 7। अगर खाली वो एक अकेला एम्प्लॉय वो प्रोडक्ट पे काम कर रहा था, अगर 3 एम्प्लॉय काम कर रहे थे तो कितना हो जाएगा, हाँ इंटू 3 करो, कितने हजार, 14,000, 14,000 रुपए। तो फिर वो प्रोडक्ट का एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा 14,000 रुपए। तो यानी कितने एम्प्लॉयज वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट का अपन एम्प्लॉय कॉस्ट निकालते हैं। क्यों निकालना पड़ता है वो एम्प्लॉय कॉस्ट प्रोडक्ट का? क्योंकि देखने को कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाहती हूँ तो ये प्रोडक्ट बनाने में मेरे को मटेरियल कितने रुपए का लगा, ये प्रोडक्ट मेरे को बनाने में कितने लोगों के पैसे देने पड़े सैलरी के फॉर्म में, और कितने कितने देने पड़े। समझ में आ रहा है? और ये बनाने को मेरे को खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से लगे। तो ये सब चीजें मिला के अपने को समझ में आता है ये प्रोडक्ट के प्राइमरी इतने खर्चे हैं, ये प्रोडक्ट के प्राइमरी इतने खर्चे हैं, यानी उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय या डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट ही बनता है, यानी ही प्राइमरी कॉस्ट या प्राइमरी एक्सपेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट बनाने को डायरेक्ट डायरेक्ट इतने खर्चे लग रहे हैं। फिर ओवरहेड्स की बारी आती है। ठीक है, ये सब अपन क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी कोई प्रोडक्ट बना के बेचने का अगर प्लान करती है, पहले तो प्लान करेंगी, फोरकास्ट करेंगी कि हम इसका बिजनेस डालेंगे, ये बिजनेस डालेंगे तो हम ये प्रोडक्ट बना के बेचेंगे। तो जब कंपनी ऐसा सोचती है दिमाग में कि ये प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस वो बता सकती है क्या, वो डिटरमाइन कर सकती है क्या? खुद से नहीं कर सकती है। पर वो दो तरीके से सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करती है। कैसे? एक सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने का तरीका होता है मार्केट एनालिसिस। क्या होता है? इससे क्या होता है, मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स सेम प्रोडक्ट क्या भाव में बेच रहे हैं, ताकि अपन मार्केट में क्या रहे, कॉम्पिटिटिव रहे, और अपन क्या रहे, गायब ना हो जाए। क्या रहेंगे, गायब ना हो जाए मतलब अपना, हाँ हाँ, अपना एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, अपना प्रेजेंस रहना चाहिए मार्केट में। मार्केट में अगर अपन ने ये समझे, ये पेंसिल मार्केट में मेरे कंपटीटर्स 1,000 रुपीज की बेचते हैं और मैंने इसका कॉस्ट, इसका प्राइस 5,000 रुपीज रखा, मैं मार्केट में एग्जिस्ट कर पाऊंगी क्या? मार्केट मेरे को कब का मार्केट से बाहर कर देगा। समझ में आ रहा क्या है? तो इसीलिए अपना प्राइस ऐसा होना चाहिए कि अपन मार्केट में स्टैंड कर सके। समझ में आ रही बात? तो मार्केट कंपिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उनकी प्राइस, कंपिटेटिव प्राइसेस निकालनी पड़ती है। उसकी कितने वेरिएशन है, 1,000 की बेच रहा है, 1,500 की, 2,000 की, यानी अपन 1,000 से 2,000 की रेंज में रखेंगे तो अपने पेंसिल बिक जाएंगे, ये अपने को पता चला। और फिर दूसरा तरीका कौन सा होता है, वो भी अपने को साइमल्टेनियसली करना पड़ता है जब अपन नवा बिजनेस डालते हैं। क्या तरीका होता है दूसरा? बोलते हैं तुम्हारे खर्चे क्या क्या लग रहे हैं ये बनाने को, सारे खर्चे नोट डाउन करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कैसे बताओगे? कॉस्ट शीट बना के। तो कॉस्ट शीट आपको याद होंगी, तो खर्चों से शुरू होती है, सेल्स पे खत्म होती है, राइट? तो आपने खर्चे शुरू करना है और अपनी प्रॉफिट मार्जिन, मन पसंद प्रॉफिट मार्जिन की, मेरे को खर्चे पे 20% कमाना है तो ही मेरा बिजनेस मेरे लिए अच्छा है। अब जिनकी जिनकी एफएम हो गई है, एफएम की क्लास हो गई है, उनको पता है प्रॉफिट मार्जिन कैसे डिटरमाइन करोगे आप। आपका सीओसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर 12% है तो तुम चाहोगे कि तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन 12% से ऊपर हो ऑन योर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप हमेशा चेक करोगे कि आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो यही चीज, दो चार चीजें होती है जो ध्यान में रख के आप प्रॉफिट मार्जिन डिटरमाइन करते हो। प्रॉफिट मार्जिन डिटरमाइन करने के बाद आपका एक सेलिंग प्राइस आता है, वो अगर 1,000 से 2,000 की रेंज में फॉल हो गया, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट वायबल है मार्केट में स्टैंड करने के लिए, करेक्ट? पर अगर वो आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है 5,000 रुपया, तो आपका प्रोडक्ट फिजिबल है क्या, मार्केट में स्टैंड करने लायक है क्या, नहीं है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ गड़बड़ करी, प्रॉफिट मार्जिन में गड़बड़ करी क्या। शायद अगर प्रॉफिट मार्जिन तुमने बहुत बड़ी सेट करी है और प्रॉफिट मार्जिन बड़ी सेट होने की वजह से आपका प्राइस बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस, तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट मार्जिन को कर्व कर सकते हो, कम कर सकते हो। क्यों कम कर सकते हो? स्टार्टिंग में हम बोलेंगे हम नुकसान भी झेल लेंगे स्टार्टिंग में, फिर बाद में क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ते जाएंगी तो हमको प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, तो हमारे कॉस्ट जो है वो कम होते जाएंगे। ऐसा क्यों बोला जाता है
कि आपके प्रोडक्ट का अगर डिमांड बढ़ गया तो आपके कॉस्ट कम होते हैं, उसका लॉजिक क्या है उसके पीछे? 100 रुपए का सेलिंग प्राइस है एक प्रोडक्ट का, वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपया, फिक्स्ड कॉस्ट कुछ तो है, और आपका आज के तारीख में प्रॉफिट है -20, यानी आप लॉस में हो 20 रुपए के। यानी आपको 100 रुपए के सेल्स पे 120 रुपया का खर्चा पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? अभी 120 रुपए के खर्चे में से 30 रुपया तो वेरिएबल है, यानी कितना फिक्स्ड हो गया? 90। 90 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट अपन क्या कर रहे हैं? मैंने हमेशा एक चीज बोली, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लगता है क्या? मैंने डे 1 से सिखाया है आपको, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? रिकवर होता है, अलोकेट होता है, एब्जॉर्ब होता है, क्या क्या वर्ड्स होते हैं? ये अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, सिमिलर है पर सेम नहीं है, और इसके मीनिंग क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ओवरहेड्स में, ठीक है? पर चैप्टर 3 के लिए आपको इतना समझना जरूरी है कि ये जो 90 है, ये जो 90 है, ये आपका अलोकेशन है। अब अगर मैं ये हो रहा था जब मैं 10,000 यूनिट्स बना के बेच रही थी, अब मैंने क्या हुआ, अब मैं 50,000 यूनिट्स बना के बेच रही हूँ। 10,000 यूनिट्स बना के बेच रही थी, क्या हो रहा था? देखो मैं दोनों भी साइमल्टेनियसली बनाती हूँ, 10,000 यूनिट्स और 50,000 यूनिट्स, ठीक है? अभी सेलिंग प्राइस कितनी? 100 रुपया, 100 रुपया ही रखेंगे, बदलेंगे नहीं। वेरिएबल कॉस्ट कितना? 30 रुपया, सबको पता है ना, 30 रुपया लिखा था ना मैंने एग्जाम्पल में। तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आता है? जैन बैच चुप रहेंगे, मे बैच बताओ। सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये मैंने आपको लिखवाया है, क्या आता है? किसने आंसर दिया? वेरी गुड, सब जने क्लैप करो, वेरी गुड। किसी को तो याद है? सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल्स यानी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, या सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, इसका मतलब क्या है? पर यूनिट कर रहे हो। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हो यानी टोटल में कर रहे हो, तो कंट्रीब्यूशन निकलता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? ये पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड देन टुवर्ड्स प्रॉफिट। सीक्वेंस ध्यान में रखो, टुवर्ड्स योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड देन टुवर्ड्स प्रॉफिट, यानी पहले तो इससे फिक्स कॉस्ट रिकवर करेंगे, फिर अगर बचा तो प्रॉफिट भी आएगा। अब बताओ मेरे को कितना? 70 रुपया दोनों में भी, पर यहाँ पे यूनिट्स कितने थे? 10,000, और यहाँ पे यूनिट्स कितने थे? तो कितना टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया बताओ जल्दी से? 35 लाख, ठीक है, 35 लाख। अभी फिक्स कॉस्ट के बारे में मैंने ऊपर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी थी? अपन ने निकाला था 90 रुपया रिकवर हो रहा था, 90 रुपया रिकवर हो रहा था, यानी ही कब? जब 10,000 यूनिट थे, तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना था? 90 इंटू 10,000, यानी कितना? 90 रुपीज रिकवर हो रहा था जब 10,000 यूनिट थे, तो कितना था? 9 लाख का था। ये समझ में आई क्या बात सबको? तभी आपका प्रॉफिट कितना हो रहा था? 2 लाख का लॉस आ रहा है, 2 लाख का लॉस, यानी पर यूनिट कितना? 20 रुपया। यही था ना गिवन एग्जांपल। अब ये चीज देखो, अब होगा जादू। क्या जादू होगा? फिक्स कॉस्ट तो बदलता नहीं है, फिक्स कॉस्ट फिक्स होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स पे चेंज होता है। क्या चैप्टर 1 अपन ने पढ़ा था, नोट्स भी देख लेना वापस। 9 लाख का 9 लाख ही रहेगा। अगर 9 लाख का 9 लाख ही रह रहा है, तो अब जादू क्या हो गया? अब लॉस से अपन आ गए प्रॉफिट पे। कितना प्रॉफिट? 26, 26 लाख, 26 लाख, 26 लाख का प्रॉफिट कितने यूनिट्स पे? 50,000 यूनिट पे, तो पर यूनिट कितना प्रॉफिट? 52 रुपीज पर यूनिट का अपने को अब नफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसीलिए कोई भी कंपनी क्या देखती है, अगर शॉर्ट टर्म में हमको नुकसान भी हो रहा है पर यूनिट तो चलेगा,
पर लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो हम सेलिंग प्राइस नहीं बदलते हैं। समझ में आया? इसीलिए बहुत सी बार अपना कॉस्ट शीट जब बनाते हैं तो सेलिंग प्राइस अपनी जो है वो सेट कैसे करते हैं, बोले मार्केट स्टडी के बेसिस पे रेंज में सेट कर लो, 1,000 से 2,000 के बीच की कोई वैल्यू सेट कर लो। भले ही फिर पहले साल अपने को कंट्रीब्यूशन के बाद प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी आपकी कॉस्ट शीट के खर्चे ज्यादा है देन सेलिंग प्राइस, तो भी क्यों? क्योंकि आपके जो फिक्स कॉस्ट है, जैसे ये 9 लाख के 9 लाख ही रहे, उसकी वजह से प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा लॉस की जगह पे नफा होते रहेगा। क्यों बोला जाता है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपके सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हर बार बदलता है। तो वेरिएबल देखना ये रहता है, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका लॉस है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका अगर निगेटिव है तो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, पहली चीज। पर अगर आपका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो फिक्स कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली। अब आप देखो 9 लाख रुपए 50,000 यूनिट पे, यानी एक यूनिट पे कितना रिकवर कर रहे हो आप? 9 लाख रुपए 50,000 यूनिट पे 18 रुपए। मेरे को बताओ कहाँ 90 रुपए था, कहाँ 18 रुपए पे आ गया? समझ में आ रही क्या बात? तो तुम्हारा फायदा यहीं पे हो गया, यही का फायदा है पूरा। देखो डिफरेंस 90 माइनस 18 कितना? 72 इंटू कितने यूनिट्स? करो कितना आया? 36 लाख। और माइनस 36 आया ना, 36 लाख। नहीं नहीं, इंटू 40,000 यूनिट करो, सॉरी 50,000 नहीं, 10,000 यूनिट चेंज चेंज बाय चेंज कर रही हूँ। तो इन इफेक्ट आपका 28,80,000 का प्रॉफिट बनना चाहिए। इन इफेक्ट आपका 28,80,000 का प्रॉफिट बनना चाहिए। 26 लाख तो इसलिए बन रहा है क्योंकि आपका वेरिएबल कॉस्ट भी साथ में चल रहा है यूनिट्स के हिसाब से। चेंज बाय चेंज आपका कितना परसेंट बढ़ा? आपका परसेंट कितना बढ़ा? कितना आया था? 28,80,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है चेंज का? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन 28 लाख डिवाइडेड बाय, हाँ तो पर यूनिट, हाँ हाँ 72 आ रहा क्या सबका? 72 आ रहा क्या? 2880 क्या निकाला था अपन ने? चेंज निकाला था डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रॉफिट निकाला था ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स। तो डिवाइडेड बाय यूनिट्स करो, कितना आया? 72। अब 72 ही तो चेंज है, 52 कमा रहे हो, पहले 20 का घाटा था, तो कितना चेंज है? 72 का ही तो चेंज है। मैच नहीं हो रहा क्या? गोल गोल घूम रहे हो। एटलीस्ट जैन बैच तुमको क्लिक होना चाहिए था, मे बैच क्लिक नहीं हुआ तो कोई हरकत नहीं है, ये तुम एफएम में और डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है? क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है? कहाँ वहीं पे घूम रहे हो? तो बेसिकली अपने को एक चीज समझ में आई, जैसे अपने यूनिट्स बढ़ते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन उसके लिए अपन कॉस्ट शीट फॉलो करते हैं और अपन मार्केट स्टडी भी फॉलो करते हैं। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, अब वो कॉस्ट शीट फॉलो करना है तो कॉस्ट शीट के लिए अपने को कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो एक यूनिट बेचने के लिए मुझे लेबर कितना लग रहा है वो निकालना पड़ेगा। वो कहाँ से निकालेंगे? वो ये चैप्टर से निकालेंगे। समझ में आ रहा क्या? गोल गोल घूमने वाले। अभी कंपनी के लिए खर्चा कितना? तो कंपनी के लिए खर्चा जितना पैसा दे रहे, टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट, वो कंपनी के लिए खर्चा है, हाँ या नहीं? अब अगर अपने को देखना है कि एक यूनिट का कितना खर्चा लगा है तो अपन क्या करेंगे, ये कितने पीरियड का है एम्प्लॉय कॉस्ट, अगर 1 महीने का है तो
यूनिट्स पर मंथ, और अगर ये एनुअल है तो एनुअल यूनिट से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? लेकिन जब पे करते हैं अपन एम्प्लॉय को, अपन यूनिट्स के बेसिस पे जनरली नहीं करते। जनरली वर्ड है, हाँ? ऐसा मत समझना कभी नहीं पे करते, जनरली नहीं करते। अपन पे कैसे करते हैं? आवर्स के बेसिस पे कितने घंटे। तो ये डिनोमिनेटर जो है हर बार बदलेगा। डिपेंड करेगा आप किस चीज के हिसाब से देख रहे हो। अगर आप प्रोडक्ट के लिए देख रहे हो तो पर यूनिट देखोगे, और अगर आप देख रहे हो कि कितने घंटे का पेमेंट करना है तो वो आवर्स के बेसिस पे रहेगा। समझ में आ रहा क्या? ये टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट कितना आएगा? 1,40,000 अपने आज के सुबह वाले एग्जाम्पल में। याद आया क्या? 1,00,000 बेसिक सैलरी, 20,000 डीए और 20,000 उसका एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? क्लिक हो रही है चीजें? अब जब अपन एम्प्लॉय को हायर करता है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हायर करता है, तब एम्प्लॉयर क्या बोल के हायर करता है? कुछ ना कुछ बताता है कि हम तेको इतना पैसा देंगे, हम तेको इतना पैसा देंगे, यानी उसको सैलरी बताना पड़ता है उसका, हाँ या नहीं? अभी अपन ये एम्प्लॉय कॉस्ट कौन सा देखा जाता है? डायरेक्ट एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय कॉस्ट कौन सा देखा जाता है? डायरेक्ट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कॉस्ट दो प्रकार के होते हैं, कल अपन ने देखा, डायरेक्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉय, यानी जो सीधा सीधा आपके बिजनेस पे अफेक्ट कर रहा है। कौन अफेक्ट कर रहा है? यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं, हाँ या नहीं? तो मुझे सैलरी कैसे मिलेंगी? मुझे पर मंथ सैलरी मिलेगी क्या? पर मंथ फिक्स भी कर दिया तो भी उसके बेसिस एक लॉजिक होता है, पर मंथ डिराइव किया जाता है। क्या किया जाता है? आपको जो एनुअल पैकेजेस बोलते हैं वो डिराइव किए जाते हैं। कैसे? एक्चुअली एक मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है? एक फर्म है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड नहीं, फर्म कैसे होगा? एबीसी कंसल्टिंग फर्म, ठीक है? ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू ओएमआर मशीन लिमिटेड कंपनी को, ठीक है? अभी एबीसी कंसल्टिंग फर्म क्या कर रही है? ओएमआर मशीन सर्विसेज लिमिटेड को, ओएमआर मशीन लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है? बोले कुछ तो कंसल्टेंसी दे रही है। अभी उसको कंसल्टेंसी देने के लिए ये फर्म को यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज भेजने पड़ते हैं। सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, तो क्या करेंगे? कंपनी एम्प्लॉयज ही सर्विस देंगे ना, कि कोई दूसरा व्यक्ति आके दे सकता है सर्विस एम्प्लॉय के बदले? अभी जैसे ये सर्विस इंडस्ट्री है एम स्क्वायर, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज ही है, हम लोग फैकल्टीज हम ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयज ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये चीज क्लियर है क्या? तो यहाँ पे जो कंसल्टिंग फर्म के प्रोफेशनल्स रहेंगे वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वो अलग अलग लेवल के हो सकते हैं, जैसे एक मैनेजर, दो असिस्टेंट मैनेजर, एक डायरेक्टर, एक पार्टनर। इतने लोग लगते हैं यहाँ की सर्विसेज देने को। समझो एबीसी कंसल्टिंग फर्म जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट्स फर्म है, ठीक है? और ओएमआर मशीन लिमिटेड को वो कंसल्टिंग दे रही है फॉर देयर ऑडिट वर्क, ठीक है? देयर फाइनेंसेस, कंसल्टिंग फॉर देयर फाइनेंसेस। अभी उसके लिए दो असिस्टेंट मैनेजर लगते हैं जो कि सबसे लोएस्ट लेवल होते हैं, एक मैनेजर लगता है, फिर उसके ऊपर आता है एक डायरेक्टर और एक पार्टनर। चलो नंबर थोड़े चेंज कर देते थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। 4 3 2 और 1, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है ये चीज? अभी एबीसी कंसल्टिंग फर्म चार्ज कैसे करेंगी ओएमआर मशीन लिमिटेड को, यानी बिल कैसा भेजेंगी? बोलेंगी मेरे 4 असिस्टेंट मैनेजर 1,200 रुपए घंटे के भाव से 200 घंटे तेरे यहाँ पे काम किए। क्या बोली मैंने? 1,200 रुपए वाले 200 घंटे काम किए। मेरे 3 मैनेजर, इंटू 4 भी करना पड़ेगा क्योंकि 4 पे, तो 3 इंटू यहाँ पे 1,500 रुपए वाले मेरे मैनेजर 180 घंटे काम किए। अभी ये समझो जो लोएस्ट लेवल का पर्सन रहता है वो ज्यादा घंटे काम करेगा क्योंकि फील्ड वर्क करना पड़ता है। उसका सीनियर जो है वो थोड़ा कम करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा।
उसका जो सीनियर है वो उससे और थोड़ा कम करेगा, 150 और ये 100 घंटा। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। और रेट बढ़ते जाएंगे, जैसे लेवल बढ़ती गई रेट बढ़ते जाएगा। ये 2000 रुपए से है और ये 2500 रुपए घंटे से है। ठीक है क्या? ये 2 जने और ये 1 जना। समझ में आया? तो कितना कितना चार्ज कर रहे हैं उसको बताओ, कितना आ रहा है आंकड़ा? अरे कोई तो बोलो। 45,70,000 इतना बिल जाएगा इसको। क्या हो गया? 26,20,000 का बिल जाएगा एबीसी कंसल्टिंग से लेके ओएमआर मशीन को। ठीक है? क्यों 26-20 का, सॉरी विजिबल नहीं है अबे, क्यों जाएगा 26-20 का बिल? क्योंकि उन्होंने रेट फिक्स कर रखा है कि हमारा ये लेवल का व्यक्ति तुम्हारे लिए काम करेगा तो ये रेट से काम करेगा, इतने घंटे काम किया तो इतना पैसा। तो कितना रेट चार्ज करना है वो डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? जैसे मैनेजर का 1,500 रुपया, असिस्टेंट मैनेजर का 1,200 रुपया, डायरेक्टर का 2,000 और पार्टनर का 2,500। ये रेट कैसे निकला होगा? बोले पार्टनर को कितनी सैलरी जाती है? पार्टनर को कितनी सैलरी जाती है? कितने प्रोजेक्ट से काम करता है? हर प्रोजेक्ट पे कितने घंटे काम करता है? ऐसे उसका प्राइस निकाला कि हमको उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है पर प्रोजेक्ट, पर आवर। तो पार्टनर का पर आवर का रेट निकल गया। उस पे सब पे स्टैंडर्ड समझो 10% अपनी मार्जिन है। तो कंपनी ने बोला इसका रेट निकला 1,800 रुपए फॉर एग्जाम्पल, इस पे प्लस 10% कितना? 1980 समझो, अंदाजन राउंड 2,000 का। तो इसलिए 2,000 रुपए का रेट चार्ज करा। समझ में आ रहा लॉजिक? लॉजिक समझ में आ रहा है? ये रेट कैसे डिटरमाइन होता है? ये सर्विस इंडस्ट्री में बहुत प्रोमिनेंट प्रैक्टिस है, ऐसे काम किया जाता है आईटी कंपनीज में सबसे ज्यादा। कैसे क्या? आईटी कंपनीज में आपने नाम सुना होगा विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट, एसेंचर। ये सब के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आधा टाइम या आधे एम्प्लॉयज फॉर दैट मैटर पूरा टाइम अपने ऑफिस में कभी नहीं जाते। उनके पास अपने एम्प्लॉयर के कंपनी का आईडी कार्ड तो होता ही है, पर साथ में दूसरे कंपनी का भी आईडी कार्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरी कंपनी के लिए काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल विप्रो का कोई बंदा है, विप्रो का, विप्रो में एम्प्लॉयज हायर किए हैं तो वो विप्रो के पेरोल पे है वो बंदा, विप्रो के पेरोल पे है वो बंदा, यानी विप्रो उसको सैलरी देगा। अभी जो वो पर्सन है, से फॉर एग्जाम्पल उसको एक नाम भी दे देते हैं कार्तिक। कार्तिक विप्रो में ज्वाइन हुआ है एज अ न्यू एम्प्लॉय। ठीक है? अभी कार्तिक को विप्रो वालों ने क्या बोला, एक काम करो, हमको एक असाइनमेंट आया है। किससे? डिलॉइट से। क्या असाइनमेंट आया है? कि तुमको उनके लैपटॉप्स जो है उसका फंक्शनिंग चेक करना है। उनके हम मतलब उनको आईटी स्टाफ चाहिए परमानेंटली टू चेक देयर आईटी सिस्टम्स। ठीक है? तो परमानेंटली कार्तिक को डिप्लॉय किया डिलॉइट के प्रोग्राम पे। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट था? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था विप्रो और डिलॉइट का। तो कार्तिक को विप्रो वाले ने पहले 10 दिन तो वो विप्रो के ऑफिस जाके बैठा, ट्रेनिंग वगैरह लिया। फिर 11वें दिन विप्रो वाले ने बोल दिया भैया तू जा रहे डायरेक्ट डिलॉइट के ऑफिस जा। अब डायरेक्ट डिलॉइट के ऑफिस अगर जा रहा है, वो विप्रो के ऑफिस नहीं जा रहा है, तो डिलॉइट के ऑफिस में उसको एंट्री कैसे मिलेंगी? विप्रो के आईडी कार्ड से मिलेंगी क्या? नहीं। तो पहले दिन ही वो जाके एचआर को फोन लगाता है कि भैया हमको ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे यहाँ पे भेजा गया है। एचआर को लगेगा क्या? नहीं, जो कंसर्न पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। किसने दिया होगा? डिलॉइट का कोई तो भी बंदा होगा। कौन सा बंदा होगा? जो आईटी डिपार्टमेंट का हेड होगा, जिसको डिलॉइट का आईटी मेंटेन करना होगा, वो बंदे ने बोला होगा। या तो खुद की टीम बनाएगा या तो बाहर की टीम हायर करेगा। ठीक है? तो उसने बाहर बाहर की टीम हायर करी है। तो वो बंदे को फोन लगाया कार्तिक ने, सर हमको आपका कांटेक्ट मिला है, हमको बोला है कि यहाँ पे आना है, पर हमको एंट्री नहीं मिल रही डिलॉइट में। वो बंदा बाहर जाएगा, इसका 3 साल का एक टेम्पररी आईडी कार्ड बना के वो इसको इश्यू कर देगा। फिर हर रोज कार्तिक की क्या जिम्मेदारी है? अपने बैग में विप्रो का कार्ड रखे और अपने गले में
डिलॉयट का कार्ड रखे। समझ में आ रही है क्या बात? यानी एक सामने प्रेजेंट रखना है और एक सेफ्टी के लिए बैकएंड पे रखना है कि कभी आपका ओरिजिनल कार्ड ऑफ जहाँ पे आप सब एम्प्लॉयड हो वहां का घूम गया तो मेन एम्प्लॉयमेंट का कार्ड दिखा के कुछ तो हो पाए। समझ में आ रही है क्या बात? ऐसा। तो कार्तिक क्या करेगा, डिलॉयट का आईडी कार्ड अब बताएगा, फिर कभी रोकेगा क्या उसको? डिलॉयट वाला बंदा एक दिन रोका था तो कार्ड बना लिया, दूसरे दिन से उसको एंट्री मिल गई। वो वहां पे जाके ऑफिस में बैठा है। वहां पे मैं थी, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मैं गई कार्तिक के पास, कार्तिक ने लैपटॉप ठीक करके दिया। कार्तिक का काम क्या था? लैपटॉप ठीक करके देना। अब अगर कोई गया ही नहीं कार्तिक के पास काम लेके कि भैया ये ठीक करना है, तो भी कार्तिक बैठा है वहां पे, काम के लिए बैठा है। तो कार्तिक जितना टाइम डिलॉयट में बैठा है उतने आवर्स कार्तिक ने डिलॉयट के लिए काम किया कंसीडर होगा। तो वो जो नंबर ऑफ आवर्स निकाले थे मैंने, 200 घंटे, 150 घंटे, 180 घंटे, वो आवर्स थे। ये आवर्स, ये जो आवर्स थे वो वहां से निकले आवर्स। ठीक है, इसका एक प्रॉपर बकायदा रिकॉर्ड बनता है। वो कैसा रहता है वो अपन कभी तो भी बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, कैसा रहता है क्या रहता है। सिलेबस में नहीं है वो, आउट ऑफ सिलेबस, इसीलिए बोले बाद में डिस्कस करेंगे। बट वो आर्स रिकॉर्ड होते हैं। वो आर्स के बेसिस पे अभी जब विप्रो वाला है, विप्रो वाला कार्तिक को सैलरी कौन देगा? डिलॉयट देगा कि विप्रो देगा? विप्रो देगा। पर विप्रो वाला पैसा किससे रिकवर करेगा? डिलॉयट से। तो डिलॉयट को बोलेगा देखो पिछले महीने में कार्तिक 400 घंटा तुम्हारे यहाँ पे काम किया। कितने घंटे काम किया? 400 घंटा काम किया। तो भैया बहुत अति बोल दिया मैंने, मेरे को भी पता है। 220 घंटा अप्रोक्सीमेटली बनना चाहिए मेरे हिसाब से। कितना आ रहा है 220 घंटे से? देखो, इंटू नहीं, डिवाइडेड बाय 30 से एक दिन का, हाँ बस 8 घंटे का होता है, इसीलिए बोली 220 अप्रोक्सीमेटली। तो 8 घंटा जनरली डेडिकेटेड होता है। पर ऐसा देखा गया बेसिकली उसमें 220 घंटा छुट्टी छट्टी छोड़ के, छुट्टी उट्टी छोड़ के, ठीक है, छुट्टी वगैरह छोड़ के 220 घंटा उसने काम किया। तो 220 घंटे का चार्ज करेंगी। अब कार्तिक को कितना पैसा मिल रहा है? कार्तिक को मिल रहा है 1000 रुपए घंटे के हिसाब से विप्रो से। पर विप्रो वाला क्या कर रहा है? डिलॉयट को चार्ज कर रहा है 1200 रुपए से। 1200 रुपए घंटे के हिसाब से कार्तिक का चार्ज कर रहा है प्रोफेशनल फीस के नाम से। और वो विप्रो अपनी जेब में डाल रहा है, जिसमें से 1000 रुपए घंटे के हिसाब से उसको सैलरी दी जा रही है। समझ में आया क्या? फर्क समझ में आ रहा है क्या? तो ये ऐसा सिस्टम होता है और इसीलिए अपने को क्या चाहिए? रेट पर आवर। क्या चाहिए? 1000 रुपया घंटा कार्तिक का कहाँ से निकला? वो कैलकुलेट किया होगा कहीं से, रेट पर आवर। तो रेट पर आवर कहाँ से कैलकुलेट किया? तो बोले टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है कार्तिक का, टोटल वेज कॉस्ट कितना पड़ रहा है कार्तिक का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह पे यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स सर्व्ड। ठीक है, समझ में आया? उससे निकला 1000 रुपया घंटा। कैसे निकला 1000 रुपया घंटा? 2,20,000 रुपया पेमेंट हुआ कितने घंटों का? 220। तभी आया ना 2,20,000 की 22,000? 220, हाँ। तो यानी 2,20,000 रुपया कार्तिक को मिला 220 घंटे के लिए, तब उसी हिसाब से रेट निकला। 1000 रुपए का उसका कॉस्ट है। तो विप्रो वाले ने क्या बोला? 1000 रुपए का कॉस्ट है, उस पर 20% मार्कअप लगाओ। कितना? 200। 20% 1000 पे 200 रुपया, यानी 1200 रुपए से चार्ज कर दो। समझ में आया क्या लॉजिक? तो ये 1000 रुपया निकालना इसीलिए क्रूशियल और इम्पोर्टेंट बनता है। अभी ये तो मैंने आपको सर्विस इंडस्ट्री का समझा, तो सीधा सीधा किस्सा था। अभी ये सर्विस इंडस्ट्री की जगह पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होगा? थोड़ा सा किस्सा बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने आर्टिस्ट को हायर किया। अभी कार्तिक को ही रखा है तो कार्तिक को ही रख लेते हैं। कार्तिक एज एन आर्टिस्ट हायर किया उसने, 2,20,000 रुपया पेमेंट करते हैं आर्टिस्ट को। ठीक है, आर्टिस्ट को 2,20,000 रुपया पेमेंट करते हैं। किस चीज के लिए पेमेंट करते हैं? बोले वो आर्टिस्टिक वर्क बना के देगा। कितना आर्टिस्टिक वर्क बना के दिया उसने? अभी हमको एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि भैया हमारे पर्टिकुलर इवेंट में हमको 220 यूनिट्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स बना के चाहिए। ठीक है, आर्ट क्राफ्ट बना के चाहिए 220 यूनिट्स। और कार्तिक को बेच दिया उसके लिए। 2,20,000 रुपया कार्तिक को गया फ्रॉम द मेन कंपनी जहां पे वो एम्प्लॉय था। ठीक है,
अभी वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, वो पर्टिकुलर इवेंट जिसके पास से आया है, वो उसका क्या रहेगा, डेटर, डेटर या परचेसर जो भी है, परचेसर भी बोल सकते हो, डेटर भी बोल सकते हो ना। तो वो डेटर से कितना पैसा लेंगी, कितना पैसा लेंगी, बोले 220 यूनिट बना के दिया हमारे आदमी ने, हमको खर्चा लग गया उसका 2,20,000 रुपया, राइट, प्लस हमको लग गया 1,10,000 रुपया मटेरियल का खर्चा, उसको देना भी तो पड़ा मटेरियल, कभी बनाएगा ना वो, तो कितना खर्चा लग गया, 3,30,000, 220 यूनिट बनाने पे, तो कितना पर यूनिट खर्चा हुआ, तीन, पर यूनिट कितना खर्चा हुआ, 1,500। अरे भैया 220 यूनिट बनाया है, 3,30,000 का खर्चा हुआ। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, वापस बताती हूँ। 2,20,000 रुपया एम्प्लॉय कॉस्ट, प्लस 1,10,000 रुपया मटेरियल कॉस्ट, आउटपुट कितना बना, 2,20,000, सॉरी 220 यूनिट, यानी 1,500 रुपए का एक पड़ा, किसको पड़ा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को खर्चा पड़ा। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कितना चार्ज करेंगी, बोले प्लस 20% मार्कअप, बताओ कितना, 1,800 रुपए में बेचेंगी, तो क्या बोलेंगे, आपको 220 यूनिट 1,800 के भाव में हम देंगे, यानी कितने रुपए लगा के देंगे, 3,96,000 रिकवर करेंगे फ्रॉम द कस्टमर। समझा क्या, तो ये कैसे निकाला वापस 396, उसके लिए अपने को पता चला ना कि भैया 1,000 रुपया कार्तिक का पड़ रहा और 500 रुपया मटेरियल का पड़ रहा, 1,500 रुपए का अपने को पर यूनिट खर्चा पड़ रहा। समझ में आया क्या, तो अब अपन ने यूनिट्स से डिवाइड किया, तो अपना बिजनेस क्या है उस हिसाब से या तो हम यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे या तो हम आवर्स पे डिवाइड करेंगे। समझ में आया क्या बात, ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया क्योंकि एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, पर आपको पेपर में ऐसा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। समझ में आई बात, क्लिक हो रही है चीजें, यानी ही एम्प्लॉय को जब दिया जाता है तो रेट पर आवर भी हो सकता है और रेट पर यूनिट भी हो सकता है। समझ में आ रही है क्या बात, एम्प्लॉय के खर्चे को अपन रेट पर यूनिट भी देख सकते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट पर यूनिट, या तो फिर एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर भी देख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या, क्लिक हो रही है क्या चीज सबको, यहाँ तक के समझा। अभी ये जो पर यूनिट देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, पीस रेट सिस्टम। पीस रेट यानी एक एक पीस कितने पीस बनाए उसके हिसाब से रेट डिटरमाइन हो रहा है, इसीलिए पीस रेट सिस्टम। समझा क्या, समझा, और ये क्या होगा फिर, समझ में आया, जो आवर्स के बेसिस पे निकलता है वो है टाइम रेट सिस्टम। अभी पीस रेट सिस्टम में आपको कार्तिक को कितना पैसा देना है, कैसे निकालोगे, पीस रेट, हाँ पीस रेट सिस्टम में कार्तिक को कितना पैसा देना है, तो बोले नंबर ऑफ पीस इंटू रेट पर पीस या यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू रेट पर यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ, हाँ यूनिट्स इंटू रेट पर यूनिट। 220 इंटू 1,000 रुपया, 2,20,000, ठीक है, ये समझा। अभी पहले एग्जांपल में टाइम रेट सिस्टम में चलते हैं। विप्रो का बंदा था, नंबर ऑफ आवर्स इंटू रेट पर आवर, कितना, 2,20,000 घंटे, सॉरी 220 घंटे इंटू 1,000 रुपया पर घंटा, 2,20,000 रुपए का पेमेंट हुआ। समझ में आया, तो टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ आवर्स इंटू रेट पर आवर। पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू रेट पर यूनिट, पीस को यूनिट में बोलते हैं, टाइम को आवर में बोलते हैं। समझ में आया क्या, समझा, फॉर्मूला समझा क्या, पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला, टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला समझ में आया, दिमाग में गया, कितना पैसा देना है तो बोले कितना काम किया उसके हिसाब से एक चीज का रेट कितना है,
अगर कितने प्रोडक्ट बनाए वैसा है तो इतने प्रोडक्ट बनाए, एक प्रोडक्ट बनाने का उसका रेट कितना है, इतने घंटे काम किया, एक रेट, एक घंटे काम करने का कितना रेट है। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? डिपेंड होता है ये कौन से काम के लिए कौन कैसे आया है। अभी जैसे एसी क्लीनिंग वाला बंदा है, वो आपको क्या बोलेगा, पर एसी क्लीन करने का मेरा सौ एंड सौ रुपया है, तो आप उसको कैसे पे कर रहे हो, पीस रेट सिस्टम से कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? और उसी की जगह पे आपने कोई मेड को बुलाया, आपके यहाँ की मेड नहीं आई इसलिए, एब्सेंट है इसलिए, तो उसने बोला 1 घंटे का मैं 70 रुपया लूंगी, तो क्या मतलब हो गया, टाइम रेट सिस्टम, रेट पर आवर बोल रही है वो। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लिक हो रही है चीजें? मीका सोना नहीं है बेटा, जाओ मुंह पे पानी छिड़क के आओ, जाओ 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 जाओ, उठो 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 उठो, जाओ। यहाँ तक की चीजें समझी? अथर्वा आप भी जाओ बेटा, जाओ पानी छिड़क के लाओ मुंह को, जाओ उठो 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 जल्दी। एग्जाम्पल समझे क्या अभी तक? अभी तक जो भी बताया मैंने पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब ये मेथड्स ऑफ पेमेंट टू एम्प्लॉय लिख लो। आपको चारों लिखना है, लेकिन अभी पहले दो पे ही फोकस रखना है, तीसरा और चौथा दिमाग में नहीं जाना है। ये दो के अलावा दो भैया है, वो दो भैया के नाम याद रखना है। एक हालसे भैया है, हालसे, हालसे भैया है, और एक रोवान। हंसले रावण कर दिया आपने। मोदी गिलानी मिला। हालसे एंड रोवान, ये दो नाम है। ये दो भैया क्या है, क्यों है, कैसा करते हैं, ये अपन ना थोड़ा सा बाद में समझेंगे। क्या समझेंगे? बाद में। पहले अपने को यही समझना है कि समय के हिसाब से कैसे मिलता है, और प्रोडक्ट के हिसाब से अपने को कैसे मिलता है। ठीक है? लिखना चारों है, लेकिन अभी जैसा लिखा है मैंने कॉपी टू कॉपी, किसका क्या मीनिंग है, किसका क्या नाम है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना लाइफ में। क्यों मैडम, मटेरियल की नोट्स कहाँ है? अच्छा, चलो चलो चलो, बातें मत करो, लिखो क्विकली। आज की तारीख में अपने को और भी ये हाल से और रोहन खत्म होना चाहिए बोला आज। हाल से रोहन को अपने को उड़ा देना है। हुँ? पढ़ना है, पर अभी थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल्स ले लेंगे फिर पढ़ना। नाम गलत बोलोगे तो पेपर में गलत ही लिख के आओगे। हाल से, हाँ एग्जैक्टली, वही हाल से। इतना, इतना पैसा हाल से। चाल से बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको हाल से बोलते हैं, यानी चलेगा। रोहन साफवान का भाई है, रोहन। ठीक है, ऐसे याद रखो। अच्छा, सिमिलर नेम है ना, दिमाग में रखने के लिए बोल रही हो, और कुछ भी नहीं है, आप मत कंफ्यूज हो, पढ़ लो। रोवान, सफवान। नहीं अभी बैठे रहो, बैठे हो तो आज के दिन यही पे बैठो। नहीं पता, थोड़ी तो नहीं है, पता नहीं आ सकती है, मुझे वो भी आइडिया नहीं है, मेरे को तो कभी नहीं आई, तो मुझे नहीं पता। लिख लिया फॉर्मूलाज, चारों लिख
लिखने हैं फॉर्मूला, पर 2 दिमाग में रखने हैं। TS डिवाइडेड बाय ST इंटू 80 इंटू रेट पर आवर। पहले ऊपर के 2 दिमाग में फिट कर लो। पूरे चैप्टर में ऊपर के 2 आपको हार्डली कभी काम आएंगे, लेकिन पहले समझने को ऊपर के 2 समझना जरूरी है। ठीक है क्या? ठीक है कि नहीं? क्योंकि उसी के ऊपर बेस लेके आगे के 2 डिपेंडेंट है। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया? अरे भैया जल्दी जल्दी लिखो ना, स्पीड बढ़ाओ। समर्थ, आपका बातों को तो बराबर आवाज निकलता है, आंसर देने को क्यों नहीं निकलता है? त्रास है कुछ लाइफ में? एग्जैक्टली, कुछ त्रास है लाइफ में। और ये तीनों में से सबसे शैतान तुम्हारे साथ बैठता है, सामने चाहिए मेरे को कल से। मंडे से 1 वीक के लिए आपको फर्स्ट बेंच छोड़ना ही नहीं है, चाहे कोई आए ना आए, कुछ भी हो। हाँ, वो साइड से फर्स्ट, यानी ये वाले नहीं, ये यहाँ पे। अब यहाँ से फर्स्ट, मैं कुछ नहीं। अरे बातें मत करो, बॉयज सारे चले जाएंगे ऑन माई लेफ्ट, यानी आपके, और गर्ल्स ये सही। 1 वीक के लिए, फिर 1 वीक के बाद वापस ऐसे 1 वीक एट ए टाइम, 1 वीक एट ए टाइम। आवाज नहीं चाहिए मेरे को। लिख लिया क्या? चलो मैं आगे बढ़ रही हूँ। बातें मत करो। इलस्ट्रेशन 1, चलो। क्वेश्चन नहीं है, बस सीधा। हो गया, स्टार्ट करें। इलस्ट्रेशन 1, X, an employee of ABC company gets the following emoluments and benefits, यानी पैसा मिलता है। क्या क्या पैसा मिलता है? बेसिक पे 10,000 एक महीने का, डियरनेस अलाउंस 2,000 एक महीने का, बोनस 20% ऑफ सैलरी, अदर अलाउंसेस 2,500, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 10%। बोल दिया। एक्स वर्क्स फॉर 2400 आवर्स पर एनम, यानी अपने को पर एनम निकालना पड़ेगा। ये चीज समझ गई? समझ गई यहाँ पे? आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव, यानी उसने कोई काम करा नहीं है, कुछ खास काम नहीं करा 400 घंटे आउट ऑफ 2400 घंटे, और उसको ट्रीट किया जाता है वो 400 घंटों को नॉर्मल आइडल टाइम। मतलब उसको 2400 घंटे काम करने थे एक साल में, यानी कितने घंटे एक दिन में बताओ? ये एक्चुअली 6.5 नहीं आना चाहिए, 8 आना चाहिए। कैसे क्या करो? 2400 डिवाइडेड बाय 8, कितने दिन आ रहे हैं? 300 दिन आ रहे हैं। 300 दिन आ रहे हैं, सबके 300 दिन आ रहे हैं। अभी कितने दिन मिसिंग हो गए? 60, अप्रोक्सीमेटली 60 डेज। एक साल में कितने महीने हैं? हर महीने में कितनी छुट्टियां? तो कितनी छुट्टी हो गई टोटल? 48। 60 में से माइनस करो, कितना बचा?
12। तो हर महीने की एक छुट्टी और फेस्टिवल अंदाजन जा सकती है कि नहीं? वो मैं खाली एस्टिमेशन बता रही हूँ, नहीं समझा तो कोई हरकत नहीं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। बेसिकली ये समझो क्या हो गया, ऐसा समझो एक महीने में आपको हर संडे की यानी 4 दिन की छुट्टी है, उसके अलावा एक दिन की कंपनी फुकट फाकट की छुट्टी दे रही है यानी पेड लीव। समझ में आ रहा है क्या बात समझ में आई सबको? हाँ या नहीं? अब जैसे अगस्त महीने में काय की छुट्टी मिलेंगी? 15 अगस्त। आप एम्प्लॉय हो क्या? पहले ये बता दो तो फिर मैं बता देती हूँ हाँ या नहीं। आप एम्प्लॉय हो? आप ना लेबर हो ना एम्प्लॉय हो, आप दोनों में फिट नहीं होते हो भैया। तो आप हमें मांगना चाहिए छुट्टी, तुमने नहीं मांगना चाहिए छुट्टी। हमको हमारे हमको हमारे एम्प्लॉयर ने छुट्टी नहीं दिया है। बातें खत्म। ऑन योर कैलसीज, बेसिक पे 10,000 प्लस डियरनेस अलाउंस 2,000 इंटू 12। पहले इंटू 12 क्यों किया? बोनस जो है महीने के महीने नहीं मिलता है, बोनस साल में एक ही बार मिलता है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया सालाना कमाई? 1,44,000 रुपया आपका सालाना कमाई हो गया, उस पर बोनस मिल रहा 20% का, क्योंकि उसने बोला है सैलरी भी और डीए भी, यानी दोनों लेना। अगर उसने नहीं बोला है तो सिर्फ सैलरी ही लेना भैया, अपने दिमाग से नहीं लेना कोई भी चीज। क्लिक हो रहा है क्या? ये 1,44,000 पे 20% आएगा, कितना आ रहा है? ऐड कर लो 172 800 एम प्लस, मेमोरी में उतना रहने दो, बाकी ऑन योर कैलसीज। 2,500 रुपए का अलाउंस मिल रहा हर महीने, साल भर का कितना? उसमें रहता है मेमोरी में, उसमें उड़ जाता है। 30,000, 30,000 एम प्लस। अभी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना बोला? 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। अब ये जो होता है ना कंट्रीब्यूशन, वो हर महीने जाता है, कंट्रीब्यूशन हर महीने जाता है। तो आपका बेसिक और डीए कितना है? 12,000। 12,000 का 10% कितना? 1,200। 1,200 हर महीने इंटू 12 कितना? एम प्लस। कितना रुपया जा रहा है टोटल बताओ एमआरसी? 217,200 आया, 217,200। अभी आपको बोला है वो कितने घंटे काम करता है? 2,400 घंटे काम करता है, जिसमें से 400 घंटे जो है ना उसका नॉन प्रोडक्टिव है। मतलब क्या है, आप आके बैठ रहे हो लेकिन आप चाय पानी पीने चले गए, आप टिफिन खा रहे हो, क्यों? क्योंकि 8 घंटा अगर कोई व्यक्ति बैठ रहा है तो अपन ऐसा अज्यूम करेंगे कि 8 घंटे में से 8 घंटे पूरे ही वो काम करेगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। ह्यूमन में उतनी एफिशिएंसी नहीं होती है, जितने घंटे बैठे उतना पूरा घंटा काम होता है। समझ में आया क्या? क्लिक हो रही है चीज? तो तुमको चाय नाश्ते को भी ब्रेक चाहिए, तुमको लंच को भी ब्रेक चाहिए, क्लिक हो रही है? तो वो सब मिला के वो 400 घंटे का टाइम पास कर रहा है। क्लिक हो रहा है? 400 घंटे का टाइम पास कर रहा है। और वो जो 400 घंटे का टाइम पास कर रहा है, इसको आप जैसे मटेरियल में ट्रीट करते थे, ये आपके टोटल यूनिट्स और ये आपके बैड यूनिट्स, ऐसा समझो। आप गुड यूनिट्स कैसे निकालते थे? टोटल यूनिट्स माइनस बैड यूनिट्स। वैसे ही यहाँ पे आपको टोटल आवर्स माइनस नॉन प्रोडक्टिव आवर्स या तो आइडल टाइम क्या करना है? नॉन प्रोडक्टिव आवर्स या तो आइडल टाइम माइनस करना है। तो इफेक्टिवली कंपनी को उसके 2,000 घंटों का कितना खर्चा पड़ रहा है? उसको उसके 2,000 घंटे का 2,17,200 पड़ रहा है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, तुम क्या आंसर? पर मैंने क्या पूछा था? क्वेश्चन जो पूछा है आंसर वही चाहिए। हाँ, मेरे को सॉरी मत बोलो, पेपर में ऐसे ही गलती करके आऊंगी भैया। अभी आपको ये चीज समझना पड़ेगा, कितना पैसा मिल रहा है? 2,17,200 पर कितना घंटों के लिए? कंपनी का काम कितने
घंटे किया उसने, सिर्फ 2000 घंटे किया, क्योंकि 400 घंटे तो उसने टाइम पास किया। समझ में आ रही क्या बात? तो 2000 घंटों के लिए कंपनी दे रही 2,17,200, तो उसको एक घंटे का कितना भाव पड़ रहा कंपनी को? 108.6, 108.6 इज योर कॉस्ट पर आवर, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर। समझ में आया क्या? समझा क्या? क्लिक हो रही है क्या बात? ये आपको लिख के आना है घर से, क्वेश्चन, क्वेश्चन घर से लिख के आना है। पर मंथ का कॉलम नहीं बनाओ तो भी चलता है, कुछ चीजें पर मंथ होती है, कुछ चीजें पर एनम होती है, इसलिए ऐसा पर मंथ का कॉलम नहीं बनाने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये इंटरेस्टिंग है। इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days अ वीक, एक हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हैं, 8 hours अ डे। जो तुम 6 दिन काम कर रहे हो एक हफ्ते में, वो उसमें से एक दिन में तुम 8 घंटे कर रहे हो ऐसे। A worker is paid at the rate of 100 per day basic plus D at the rate 120% of basic, यानी कितना रुपया मिल रहा? 220, 220। He is allowed to take 30 minutes off during his hour shift for meals break, lunch break देते हैं आधी घंटे का बोले, and 10 minutes recess for rest. During a week his card shows that his time was chargeable to job X, Y और Z। बोले उसने 3 अलग-अलग प्रकार के काम किए। विप्रो में कार्तिक था, उसने बोले डिलॉयट के लिए काम किया, उसने ईवाई के लिए काम किया, उसने पीडब्ल्यूसी के लिए काम किया। ठीक है, 15 घंटे, 12 घंटे और 13 घंटे। किसका दिया है? एक हफ्ते का। तो चीजें कितनी निकालोगे? एक हफ्ते की। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है वो समझ के चीजें निकालना। अभी पर वीक की बात हो रही है, एक वीक में वो कितने घंटे काम कर सकता है, करता है नहीं पूछ रही हूँ, कर सकता है कितना? एक वीक उसमें 6 दिन है, 6 days, एक दिन में 8 घंटे। समझ में आ रहा है कि सबको कैसे की थी मैंने? एक हफ्ते में 6 दिन काम कर सकता है, हर दिन 8 घंटे काम करता है, यानी कितने घंटे काम किया उसने? 48 घंटे काम कर सकता है। ये समझा यहाँ तक के? पर हर दिन 6 दिन, एक हफ्ते में 6 दिन, हर दिन एक 30 मिनट्स यानी आधा, 0.5 है ना, और 10 मिनट यानी कितना? 167, हाँ 167, 167 है ना। तो इसको आप और बेटर तरीके से कैसे लिख सकते हो? 30 और 10 40 मिनट, 40/60 ऐसे लिख सकते हो। यहाँ तक कि क्लिक हो रहा है? तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। लॉजिक समझा? एक दिन 6 दिन रोज 40 मिनट का टाइम पास, 60 मिनट में से तो कितने मिनट का टाइम पास, कितने कितने आवर्स का टाइम पास? 4 आवर्स का टाइम पास। तो 48 घंटे जो काम कर सकता है उसमें से 4 घंटे वो नहीं करता है, यानी कितने घंटे काम करता है? 44 घंटा उसका इफेक्टिव आवर्स बने। समझा क्या? समझा सबको? 44 घंटा उसका इफेक्टिव आवर्स बना, इतना समझा सबको? अब 44 घंटे में से उसने कितने घंटे का हिसाब दिया है देखो, 15, 12 और 13 कितने हो रहे हैं ये घंटे? 40 घंटे का काम का उसने हिसाब दिया है। अब 4 घंटे उसने क्या किया, भगवान मालिक है। और कौन से 4 घंटे? ये वाले नहीं, ये तो अपने को पता है, आधी घंटा ब्रेक लिया और 10 मिनट का ब्रेक लिया, वो तो अपने को पता है। ये 44 में जो 4 घंटा है, 40 घंटा कौन से काम पे काम किया वो पता है, बचा हुआ जो 4 घंटा है बैलेंसिंग, ये अपने को कुछ पता नहीं है क्या काम किया। समझ में आया क्या? अरे हाँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा क्या कैसे टाइम देखना है? देखो अब आगे क्या लिखा है, द टाइम नॉट बुक्ड वाज वेस्टेड व्हाइल वेटिंग फॉर द जॉब। मतलब कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, एम्प्लॉयर ने
9 से 11 बजे तक उसको बिठा के रखा था कोई काम दिए बिना, याद आया? वैसे ही इसके पास कोई काम नहीं था 4 घंटे के लिए, पूरे हफ्ते भर में मिला के। एक दिन 10 मिनट बैठा, एक दिन आधी घंटा बैठा, एक दिन 1.5 घंटा बैठा, ऐसे सब मिला मिलू के 4 घंटा उसका ऐसा टाइम पास हुआ जिसमें उसके पास कोई काम नहीं था। गलती उसकी है क्या? पैसा तो सबका जाएगा। समझ में आ रहा क्या? इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट हाउ वुड यू अलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर्स फॉर द वीक। अभी पूरे वीक की वर्कर की सैलरी बताओ कितनी है? कितनी सैलरी है? 100 रुपया पर डे प्लस 120 रुपया डीए, तो 220 रुपया पर डे इंटू 6 दिन, 1320 रुपीज उसका खर्चा है। 7 दिन क्यों देंगे? 6 दिन का वीक बोला है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सुनना, वर्किंग 6 डेज अ वीक, वर्किंग 6 डेज अ वीक, तो 6 दिन मिलेगा, एक दिन का पैसा दिया है इसीलिए। अगर आपको पूरे हफ्ते की सैलरी बताई हुई रहती तो फिर क्वेश्चन ही नहीं था। समझा क्या? 6 डेज अ वीक, तो 1320 रुपए उसको मिलना चाहिए एक हफ्ते का, राइट? अब 1320 कितने घंटे के हिसाब से मिलेगा? 44 घंटे काम करना चाहिए था उसने, उस हिसाब से मिलता था। तो 1 घंटे का रेट कितना है उसका? कितना है? 30 रुपया। समझ में आ रही क्या बात मैं क्या कर रही हूँ? सबको क्लिक हो रहा है क्या कर रही हूँ? सबको क्लिक हो रहा है क्या मैं क्या कर रही हूँ? विजिबल है क्या? सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? 30 रुपीज का उसका इफेक्टिव आर्ली रेट निकाला। अभी 30 रुपए के रेट के हिसाब से उसने जॉब एक्स कितने घंटे किया? 15 घंटे। कितना रुपया दोगे उसको? 450 रुपया। जॉब एक्स को चार्ज होगा, वाई को 360 और 390, और बचे हुआ 4 घंटा जो है वो जाएगा आपका कॉस्टिंग पी एंड एल में। ठीक है, 4 इंटू 30, 120 रुपया। और ये 120 रुपये आपको नहीं भी पता है तो अभी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ उसके बारे में दिया नहीं है, बट अदरवाइज बताना पड़ता है। ठीक है, समझो? अभी देखो इसने भी क्या किया, टोटल इफेक्टिव आवर्स निकाला 44। कैसे? बोले 8 घंटे, उसमें से 30 मिनट और 10 मिनट माइनस कर दिया, बराबर है। अपन ने अलग अलग निकाला, 48 घंटे और 4 घंटे, साथ में भी निकाला तो भी चलता है कंबाइन करके 6 दिन के। अभी वेज बोले 100 रुपए बेसिक प्लस 120 रुपया डीए, 6 दिन के लिए 1320, यही अपना भी आया। समझ में आया? वेज रेट कितना? तो बोले 30 रुपया पर आवर इफेक्टिव वेज रेट। टाइम वेस्टेड कैसे निकाला? 44 घंटे काम करना चाहिए था, 15 घंटे एक में किया, दूसरे में 12, तीसरे में 13, तो 4 घंटे बच गए। यहाँ तक के सबको सब समझा? अब देखो एलोकेशन, जॉब एक्स को कितना गया? 450, जॉब वाई को कितना गया? 360, जॉब जेड को 390, और कॉस्टिंग पीएनएल को 4 घंटे 120। समझ में आया क्या? उसके 1320 रुपए का अपने को उसको हिसाब देना है, 1320 रुपए का हिसाब देना है। तो कैसे दोगे? एक्स का इतना, वाई का इतना, जेड का इतना, और इसका कुछ भी पता नहीं है। गलती किसकी थी? कंपनी की, तो कंपनी को चार्ज होगा, यानी कॉस्टिंग पीएनएल को चार्ज होगा। समझ में आई क्या बात? बात समझ में आई? दिमाग में गया क्वेश्चन? ये लिखोगे अभी? चलो बुक्स ओपन करो। कैसे लिखना है बता रही हूँ। चलो इलस्ट्रेशन 2। कितने?
समझ में आ रहा है? समझ में आया? लिख लिया? क्या बैठा बैठी चल रही है? कहाँ पे एब्सेंट है आज? कुछ नहीं हो सकता भैया, दूसरे का ज्यादा कम दिखाने से अपना कोई ज्यादा नहीं हो जाता। आपका तो वैसे भी सामने ही बैठना है। सवाल क्या था? मैं का सवाल पूछना पड़ेगा मंडे से शाम तक आना ही पड़ेगा। हो गया? चलो। चलो, ना ना, नया टॉपिक नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कॉपी करो। चलो क्विकली, क्वेश्चन 1 कॉपी करो सिर्फ। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3, बस 2 क्वेश्चन कॉपी करो क्विकली। मैं डिक्टेट कर दूं क्या? थोड़ा बेटर रहेगा।
चलो लिखो, क्या लिखोगे? गारंटीड रेट पर आवर, आई गेस हो गया ना आपका। चलो स्टार्टिंग से बताते हैं, रुक ही जाओ आपको, मत लिखो, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग फिर आधे तो सुनते नहीं हो, खाली देख देख के लिख लेते हो। चलो, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इज 4 यूनिट्स। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इज 4 यूनिट्स, यानी 1 घंटे में 4 यूनिट बनाता है कोई व्यक्ति। गारंटीड रेट पर आवर, 1 घंटे का पेमेंट का रेट है 40 रुपए। गारंटीड रेट पर आवर इज इक्वल्स टू 40 रुपीज। लिखा। कल से आप सामने ही बैठ रहे हो, कुछ भी हो जाए। हर बैच में एक तो नमूना मिलता है मेरे को ऐसा, एक दो और साथ में बिठा दो तो हो गया खत्म। हाँ, है उधर भी नमूना, नमित नहीं है। और एक नाम बोल दो, कौन बचा? और एक नाम बोल दो, आखिरी में बचा बचा। हाँ बस, हियर एंड्स द चैप्टर, डिस्कशन का, नॉट दिस चैप्टर। चलो लिखो, वर्कर ए, वर्कर ए हैज प्रोड्यूस्ड, वर्कर ए हो गया क्या? हैज प्रोड्यूस्ड 40 यूनिट्स इन 8 आवर्स, हैज प्रोड्यूस्ड 40 यूनिट्स इन 8 आवर्स। How much will be his earning, will be his earning under piece rate system, under piece rate system? समझा क्या? चलो ये सॉल्व करेंगे साथ में। क्या बोला है, क्या बोला है, जल्दी बोलो। 1 घंटे में 4 यूनिट बना रहे, तो देखो बोर्ड पे देखो, 1 आवर इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, ठीक है। ₹40 इज इक्वल्स टू 1 आवर, 1 घंटे का 40 रुपया। समझ में आ रहा क्या? देयर फोर 4 यूनिट्स इज इक्वल्स टू ₹40। समझ में आया? 4 यूनिट का 40 रुपया मिल रहा है उसको, इसका मतलब 1 घंटे का 4 यूनिट बना रहा, 1 घंटे का 40 रुपया मिल रहा, यानी ही 4 यूनिट का 40 रुपया मिल रहा। ये समझ में आई क्या बात सबको? ये दिमाग में गई? तो देयर फोर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना? समझा? समझा कि नहीं समझा? क्या क्वेश्चन पूछा है देखो। अरे पहले क्वेश्चन मत था, कितना निकालना वो सिखाने के लिए आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, कि 4 यूनिट का 40 रुपया तो 1 यूनिट का कितना, वैसे बताया था। समझा? तो उसको आप क्या कर सकते हो, ₹40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू ₹10। अभी उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, पीस रेट सिस्टम से बताओ उसने कितने यूनिट्स बनाया। देर, क्या नाम था वो बंदे का? हाँ, तो अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए और पेमेंट टू मिस्टर ए अंडर पीस रेट सिस्टम इज इक्वल्स टू 40 यूनिट्स इंटू 10 रुपया पर यूनिट। कितना रुपया मिला? समझ में आया? सही पकड़े, ठीक है। हो गया? हो गया क्या? चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नहीं पूछा पीस रेट से, तो पीस रेट से ही निकालो ना, आपको समझने के लिए है वो, लिख लिया तो कोई हरकत नहीं है ना मैडम, कट करने का काम नहीं है। पीस रेट से आपके दिमाग में रखने के लिए टाइम रेट से लिख सकते हो एडिशनल, ऐसा कुछ ये नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आई एम डिक्टेटिंग। अ प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड, लिखना है माताओं। अ प्रोडक्ट is being sold at a selling price. A product is being sold at a selling price of rupees 20 per unit. Of rupees 20 per unit, and earns contribution of rupees 10 per unit. And earns contribution of rupees 10 per unit. इसका मतलब क्या हुआ? वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? मे बैच समझ में आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला? 20 का सेलिंग प्राइस, 10 का कंट्रीब्यूशन बचा, तो 10 का वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आई बात? एग्जिस्टिंग, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन ना, एग्जिस्टिंग पीस रेट इज, एग्जिस्टिंग पीस रेट इज ₹2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट। यानी आज के तारीख में आप ₹2 एक यूनिट का एम्प्लॉय को दे रहे हो। पीस रेट एंड the same will and the same will increase, and the same will increase by 2%, by 2% for every, for every 1% increase, every 1% increase in average output per employee. इसका मतलब क्या हुआ? अगर एम्प्लॉई 1% से आउटपुट बढ़ाता है तो उसको 2% से रेट बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? द एवरेज आउटपुट पर एम्प्लॉई, द एवरेज आउटपुट पर एम्प्लॉई is increased by 25%, by 25%। अभी तक अपन क्या बोल रहे थे? होना चाहिए। अब फैक्चुअली क्या हो गया? 25% उसने आउटपुट बढ़ा दिया एम्प्लॉय ने, यानी 12.5% उसकी सैलरी से बढ़ना चाहिए। समझ में आया क्या? 2% आपके आउटपुट का बढ़ रहा है तो 1% आपका सैलरी का बढ़ रहा है, सही है ना? उल्टा बोली मैंने, 50% से सैलरी बढ़ना चाहिए, 50% से सैलरी बढ़ना चाहिए, ठीक है? आगे लिखो, आपने क्या लिखा था? एवरेज आउटपुट पर एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाय 25% एंड selling price, and selling price was reduced by 5%, by 5%। how much how much is the new contribution per unit? How much is the new contribution per unit? चलो, क्या क्या डेटा दिया है आपको? बोले सेलिंग प्राइस जब 20 रुपए का है तो आपका कंट्रीब्यूशन 10 का है, यानी वेरिएबल कॉस्ट 10 का है, जिसमें से ₹2 एम्प्लॉई है, तो बचा हुआ 8 जो है, ₹8 वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया और डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है ना, तो ये आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये एम्प्लॉय और एक्सपेंस सेम हो रहा है, ये डायरेक्ट इसको लेबर लिखो, डायरेक्ट लेबर बेटर रहेगा, ठीक है क्या? यहाँ तक के समझी सबको सब बात? अब क्या बोल रहे हैं? आपका आउटपुट जो है इंक्रीज बाय 25%, ये आपको स्टेटमेंट बोला है, और क्या बोला है?
फॉर every 1% increase in output, 2% increase in direct labor. समझ में आया क्या? यही बोला है, therefore direct labor will increase by 25 into 2 is equals to 50%. समझा क्या? यहाँ तक के समझा? यहाँ तक के समझा क्या सबको सब? यहाँ तक के सबको सब समझा? क्लिक हो गया यहाँ तक के? क्लियर है यहाँ तक के पिक्चर? अभी therefore न्यू डायरेक्ट लेबर इज इक्वल्स टू कितना? 2 प्लस 50% यानी कितना? 3 रुपीज पर यूनिट। हाँ या नहीं? यहाँ तक के सबको समझा? क्लियर है? न्यू सेलिंग प्राइस कितना है परसेंट रेस बोला है? 5%। 20 माइनस 5%, 19 रुपीज। अदर वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 8 का 8 ही रहेगा एज इट इज 8 रुपीज। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू कैसे हो जाएगा? अब 19 रुपए का आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अदर देन लेबर एंड माइनस डायरेक्ट लेबर, तो -8 -3 कितना हो गया? समझ में आ रहा है क्या कैसे हो गया? 8 रुपीज। अब इसको समझा सबको क्वेश्चन? किसी को डाउट है अभी तक? क्या करें अपन ने? समझा पूरा? पूरा किस्सा कहानी समझा? मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा है, सबको समझ में आ रहा है ना? अभी आप लोग स्पेसिफिकली जैसे शॉर्टकट से निकाल रहे थे, तो शॉर्टकट से निकालने का तरीका क्या होता है? आपका 50% से सैलरी बढ़ जाएगा, यानी 1 रुपए से आपका कंट्रीब्यूशन कम हो गया, 9 रुपया हो गया, और 1 रुपए से सेलिंग प्राइस कम हो गई, 8 रुपया हो गया। सीधा सीधा शॉर्टकट मेथड। समझा? समझा क्या? मैं बैच अगर नहीं समझा है आपको शॉर्टकट मेथड, तो आपको एफएम में ये बहुत सारी बार करोगे, ये बहुत बार करोगे ये सब चीजें, तो आपको क्लिक हो जाएगी। ठीक है? ये हो गया सबको, सब समझा? अभी आगे, अभी थोड़ा आगे का पिक्चर, अभी आगे का पिक्चर। अभी देखो, टाइम रेट सिस्टम लिखना नहीं है, अब सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। पेन्स डाउन प्लीज। अपने पहले एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल अभी जो अपन ने लिया उसमें क्या था? 8 आवर्स में 40 यूनिट बना रहा है वो बंदा, जबकि एक यूनिट कितने घंटे में बनता है? 4 यूनिट 1 घंटे में बनते हैं, तो 40 यूनिट को 10 घंटे लगने चाहिए थे, तो 10 घंटे आपके स्टैंडर्ड आवर्स हो गए। क्या हो गया? स्टैंडर्ड आवर्स। यानी अगर कोई व्यक्ति 4 यूनिट 1 घंटे में बना सकता है, इसका मतलब है 40 घंटे में उसने, सॉरी 40 यूनिट उसने 10 घंटे में बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। जब चाहिए वर्ड आता है तब वो स्टैंडर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टैंडर्ड, यानी बेंचमार्क है। कंपनी बेंचमार्क के बेसिस पे ही काम करती है कि भैया 1 घंटे में ना 4 यूनिट बना सकते हैं, बनाया क्या नहीं पता, बना सकते हैं, दैट मीन्स स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है। इसी का मतलब 40 यूनिट 10 घंटे में बना सकते हैं। कोई नई बात है कि उसमें? नहीं। 4 यूनिट अगर 1 घंटे में, तो 40 यूनिट 10 घंटे में, एक एक जीरो ही लगा है पीछे, और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक के क्लियर है?
अब अगर अब 40 यूनिट 10 घंटे में बनना चाहिए था, पर ये व्यक्ति ने क्या काम किया, होशियारी ने, मिस्टर ए ने क्या काम किया, 8 घंटे में कर दिया जो 10 घंटे का काम था। 2 घंटे बच गए, 2 घंटे बच गए। पर अब क्या हो रहा था, 2 घंटे बचाने से अगर टाइम रेट सिस्टम से पेमेंट होता तो कितना होना चाहिए था, 10 आवर्स इंटू कितने का रेट था, 40 रुपए का आया था ना, 40 रुपए का रेट आया था, 40 रुपए का रेट दिया हुआ था, 40 रुपए पर आवर दिया था ना, ₹40 पर आवर दिया हुआ था ना, जीवन का ये। तो 40 रुपए 10 घंटे के, यानी उसको 400 रुपए मिलने चाहिए थे। पर ए जो था उसने अच्छा काम किया, 10 घंटे का काम 8 घंटे में कर लिया, लेकिन वो बेचारे को 8 घंटे का 40 रुपया मिला। कितना मिला, 320 रुपया। बेचारे ने अच्छा काम किया, ऊपर से उसका 80 रुपए का नुकसान भी हो गया। 80 रुपए का नुकसान कैसे, 2 घंटा जल्दी किया तो 2 घंटे का 40 रुपए से कम मिला। समझ में आ रही क्या बात? तो वो करेगा क्या जल्दी, इच्छा होगी क्या उसको जल्दी करने की, डांट पड़ जाएंगे उल्टे का उसके घर पे, कम पैसे कमा के ला रहे हो। बेसिकली जो आलसी है उसको पूरा मिल रहा, और जो आलसी नहीं है, एफिशिएंट है, उसको कम पैसा मिल रहा है। तो बहुत नाइंसाफी हो रही है, ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है। तो ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए एक भैया है, हाल से हाल से भैया, हाल से भैया क्या बोले हैं, बोले हम जो है हम चलते हैं टाइम रेट सिस्टम के बेसिस पे, हम चलते हैं टाइम रेट सिस्टम के बेसिस पे। यानी हाल से भैया जो है वो क्या बोल रहे हैं, हम टाइम रेट सिस्टम ही फॉलो करेंगे, पीस रेट नहीं करेंगे, टाइम रेट फॉलो करेंगे, लेकिन हम हाल से का बोनस देंगे, हाल से का बोनस देंगे। तो उसका मतलब क्या है, हाल से भैया ने क्या बोला, तुम कितना समय काम किया, टाइम कितना घंटे काम किया, यानी एक्चुअल आवर्स, कितना घंटा किया इज एक्चुअल आवर्स, कितना घंटा करना चाहिए था इज स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, तो आपने कितना घंटा काम किया इंटू रेट पर आवर, ये दे दो, यानी क्या, 8 घंटा इंटू 40 रुपया, यानी 320 रुपया तो दे दो उसको पहले। ठीक है, प्लस 50%, किसका 50% बोले, ऑफ टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड यानी क्या, 10 घंटे काम करना चाहिए था, 8 घंटे में किया तो 2 घंटे सेव किया। तो फॉर्मूला क्या हो गया टाइम सेव का, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। समझ में आया क्या, इज इक्वल्स टू टाइम सेव्ड। समझा फॉर्मूला, लॉजिकल है, वही अपन कर रहे हैं। 10 घंटे का काम 8 घंटे में किया तो कितने घंटे बचाया, 2 घंटा। तो कितने घंटे का काम था वो स्टैंडर्ड आवर्स है, कितने घंटे किया वो एक्चुअल है, तो टाइम सेव्ड आ गया। तो बोले अब क्या करना, 320 तो देना, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड यानी 2 घंटा, है ना, 2 घंटा इंटू 40 रुपए के रेट से। तो कैसे मिलना चाहिए, बोले 50% ऑफ 2 घंटा इंटू 40 रुपया, कितना हो गया ये, 10, कितना हो गया, 1 इंटू 40, 40 रुपया, तो 320 और 40 कितना मिलना चाहिए, 360 रुपया। अब आप बोलोगे मैडम 360 और 400 में तो फर्क है, 400 तो अभी भी ज्यादा है 360 से। पर भैया मेरे को एक बात बताओ, अगर उसने 8 घंटे में काम कर लिया तो 2 घंटे के टाइम पास कर रहा था क्या, वो 2 घंटा बैठ के दूसरे दिन का काम स्टार्ट कर दिया उसने, तो 2 घंटे का पगार उसका वेस्ट नहीं हुआ, उसको अगले प्रोडक्ट के लिए मिलेगा। ये जब देखते हैं अपन एक स्पेसिफिक जॉब के लिए देखते हैं, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए देखते हैं। जैसे अपन ने देखा था जॉब एक्स वाई और जेड, 3 जॉब वाला एग्जाम्पल देखा था, 1320 रुपए वाला, ये वाला याद आ रहा है। तो वही एग्जाम्पल लेती हूँ वापस, कार्तिक भैया, कार्तिक भैया को बोला था 10 घंटे में डिलॉइट का 10 लैपटॉप ठीक करना है। ठीक है, अब कार्तिक भैया ने क्या किया, 8 घंटे में ही डिलॉइट के 10 लैपटॉप ठीक कर दिए। तो 2 घंटा टाइम पास करेगा क्या, नहीं, 2 घंटा वो ईवाई का काम करने बैठ गए, तो उसको पैसा मिलेगा। अब वो ईवाई के इसमें देखेंगे, अपने को क्या पूछा है, डिलॉइट का कितना पैसा मिला उसको, तो डिलॉइट का 320 रुपया मिला 8 घंटे काम करने का। और सेव किया उसने, कितना सेव किया, बोले 2 घंटा सेव किया,
तो उसका आधा यानी 1 घंटे का पैसा उसको बोनस मिलेगा। तो ये जो होता है ये बोनस पोर्शन होता है, ये उसका बेसिक पोर्शन होता है, समझ आओ। हाल से बोनस प्लान या हाल से बोनस स्कीम, उसमें पैसा कैसे मिलता है, टाइम रेट सिस्टम से जो पैसा मिलता है वो प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। समझ में आया क्या? पल्ले पड़ी बात, दिमाग में गया, सबको गया पक्का? हाल से भैया बैठे क्या दिमाग में? हाल से भैया दिमाग में बैठे। अब हाल से भैया ने तो ये बोल दिया, फिर एक और शाना आया, हाल से के बाद एक और आया, बोले हर बार क्यों 50% ही देना है, कभी उसने ज्यादा टाइम बचाया तो उस हिसाब से भी मिलना चाहिए, कभी उसने कम टाइम बचाया तो उस हिसाब से मिलना चाहिए, प्रपोर्शनेट मिलना चाहिए। बोले उसने 2 घंटा कितने घंटे में से बचाया, अगर उसने 2 घंटा 400 घंटों में से बचाया तो क्या ही बचाया बोले, पर 2 घंटा अगर उसने 6 घंटे में से बचाया तो कितना सारा बचा लिया, या 2 घंटा 4 घंटे में से बचा लिया तो कितना सारा बचा लिया। तो बेसिकली क्या प्रपोर्शन में बच रहा है, कितने घंटे थे उसमें से कितना घंटा बचाया उसने, वो प्रपोर्शन के हिसाब से उसको मिलना चाहिए। क्या बोला उसने, जो प्रपोर्शन में बचाया उसके हिसाब से मिलना चाहिए। तो प्रपोर्शन के साथ तो बोले एक्चुअल आवर्स आपने कितना काम किया अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स कितना था इनटू टाइम सेव। अब आपने जब फॉर्मूला लिखा है उसमें आपने ये टाइम सेव यहाँ पे लिखा है, एक्चुअल आवर्स यहाँ पे लिखा है, देखो हाँ या नहीं। बट वो फॉर्मूला एक्चुअली एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसा है, पर मैंने आपको वैसा इसलिए लिखा है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में पहले एक्चुअल आवर्स लिखा है और फिर टाइम सेव लिखा है, पर फॉर्मूला कैसा होता है, इंस्टीट्यूट ने ना उल्टा लिखा है जब फॉर्मूला लिखा है, पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले तुम कुछ लिखो बाद में तुम कुछ लिखो सेम ही आंसर आता, ये चीज पता है ना। ये प्रपोर्शन में मिलेगा, बोले उसने कितने घंटे का काम कितने घंटे में किया, यानी कितना एफिशिएंट काम किया, कितने घंटे का काम कितने घंटे में किया। अगर 10 घंटे का काम 8 घंटे में किया उसने तो 80% में ही काम कर लिया, 80% ऑफ टाइम में ही काम कर लिया, तो 80% ऑफ टाइम सेव मिलना चाहिए, ना कि 50% ऑफ टाइम सेव। समझ में आया? लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? वो बोल रहा है हालसे ने तो एक फिक्स कर दिया 50% ऑफ टाइम सेव, पर गलत है। जो व्यक्ति 80% ऑफ टाइम में काम कर रहा है उसको 80% ऑफ टाइम सेव मिलना चाहिए, जो व्यक्ति 20% ऑफ टाइम में काम कर रहा है उसको 20% ऑफ टाइम सेव मिलना चाहिए। समझ में आया क्या? समझ में आई क्या बात? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? क्लिक हो रही है चीजें? तो ये फॉर्मूला कैसा बनता है, क्या हो गया, बता रही हूँ ना, आंसर पे आ रही हूँ। अभी अभी रोहन भैया के हिसाब से क्या मिलेगा, रोहन भैया के हिसाब से वो भी बोलता है मैं टाइम रेट सिस्टम ही फॉलो करता हूँ, क्या फॉलो करता हूँ, यानी 320 रुपया तो पक्का मिलेगा, प्लस बोनस का कितना, तो बोले तुमने कितना टाइम लगाया 8 घंटा, कितने काम को 10 घंटे के काम को, यानी कितना घंटा बचाया 2 घंटा, क्या रेट पे 40 रुपए के, तो कितना आया 384 रुपीज। तो रोवन के हिसाब से उसको ज्यादा मिल रहा, हालसे के हिसाब से उसको कम मिल रहा, समझ में आया क्या? हालसे के हिसाब से उसको कम मिल रहा, रोवन के हिसाब से उसको ज्यादा मिल रहा। तो ये कब तक चलेगा, जब तक 50% ऑफ टाइम सेव्ड हो, 50% ऑफ टाइम सेव्ड पे दोनों सरीखे हो जाएंगे क्योंकि ये प्रपोर्शन 50 बन जाएगा। अगर ये 50 हो गया प्रपोर्शन तो दोनों सेम ही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी 50 के ऊपर कोई अच्छा है और 50 के नीचे कोई दूसरा अच्छा है, ये चीज समझ में आई? 50 के ऊपर कोई अच्छा है, 50 के नीचे कोई दूसरा अच्छा है। अगर तुमने समय बचाया, कितना समय बचाया वो डिपेंड करता है, तुमने अगर 50% या उससे ज्यादा समय बचाया तो एक व्यक्ति अच्छा है, और 50% से कम समय बचाया तो दूसरा व्यक्ति अच्छा है। वो कैसे देखते हैं और उसको कैसे करते हैं वो सब चीजें अपन एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। समझ में आई क्या बात मेरी? और वो कब समझेंगे, वो मंडे को समझेंगे, अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? हाँ या नहीं? देखो एस टी मत एस एच मतलब स्टैंडर्ड आवर्स, या फिर एस टी लिखा होगा तो स्टैंडर्ड टाइम, ए टी या ए एच लिखा है तो एक्चुअल टाइम या एक्चुअल आवर्स बेसिकली, और टी एस मतलब टाइम सेव, ठीक है?
समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? चलो क्विकली आपका नोट्स ओपन करो। ओपन योर नोट्स, ओपन योर नोट। हाँ, नोट्स में सॉल्व करना। पहले ये लिखो, लिखो जल्दी जल्दी। ये एओ का फुल फॉर्म होता है एक्चुअल आउटपुट। मैडम लिखो जल्दी जल्दी प्लीज, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन भी कराना है, फिर लेट हो जाएंगे आप लोगों को। इलस्ट्रेशन 1 2 किए ना, 3 4 5 नहीं करना है। हाँ, अब उसमें देखो, आगे करो। ये कौन सा है? 6, यस, ये करना है। हो गया? चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन 6 पे। हाँ, नोट्स में करो ये। इलस्ट्रेशन 6 नोट्स में करेंगे ताकि अपन समझे। देखो, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर अंडर हालसे सिस्टम। रेलेवेंट डेटा दिया है, टाइम का रेट पर आवर दिया है, 60 रुपए 1 घंटे का पेमेंट होता है। टाइम अलाउड, कितना टाइम अलाउ किया था? 8 घंटे। किया कितने घंटे में उसने? 6 घंटे में। यानी कितना बचाया? 2 घंटा। तो फिर कैसे निकालूंगे? पहले तो उसका बेसिक पेमेंट निकालने का। तो कैसे लिखने का फॉर्मूला? लिखो, मेरे साथ साथ लिखोगे, ठीक है? पेमेंट अंडर हालसे सिस्टम इज इक्वल्स टू, मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है? टी टी इंटू आर एच प्लस 50% ऑफ टी एस इंटू आर एच। टी टी क्या है? टाइम टेकन। उसी को एक्चुअल आवर्स भी बोलते हैं, उसी को एक्चुअल टाइम भी बोलते हैं। तो आप टाइम टेकन भी लिख सकते हो, जहां पे अभी आपने नोट्स में एक्चुअल टाइम लिखा ना, उसके बाजू में टाइम टेकन कितना है? 6 घंटे इंटू 60 रुपए प्लस 50% ऑफ टाइम सेव कितना है? 2 घंटे इंटू 60 रुपए। समझा क्या? आर बाय एच क्या है? रेट पर आवर। 360 रुपए प्लस 60 रुपीज, 420 रुपीज। समझा क्या? रोहन, ना करना नहीं है अभी, लिख लिया। इलस्ट्रेशन 6 हो गया, समझ में आई बात? चलो आगे। अरे रोहन का भी एक करेंगे ना, एक क्वेश्चन रोहन का भी करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लोज करने के लिए। ऐसे कैसे कर रहे हो? सेम क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 7, हाँ तो इलस्ट्रेशन 6 लिखा है वहां पे, उसके ऑब्लिक में इलस्ट्रेशन 7 लिख लो और फिर कैलकुलेट एज पर रोहन। तो रोहन के लिए कैसे करोगे? सेम वापस कॉपी पेस्ट कीजिए।
कैसे लिखोगे देखो, पेमेंट अंडर रोवन, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। टाइम टेकन कितना है 6 घंटा, टाइम अलाउड कितना है 8 घंटा, टाइम सेव 2 घंटा इंटू 60 रुपए। बताओ 6/8 इंटू 2 इंटू 60 कितना आया, 90 रुपीज। आंसर क्या हो गया आपका, 450 रुपये। समझ में आया क्या, रोहन से प्रीमियम ज्यादा मिला, हालसे से प्रीमियम कम मिला। समझ में आई बात, क्लियर है। हाँ हाँ, आगे का सेम ही रहता सबका, पीछे का ही निकालना रहता, पीछे का ही फॉर्मूला अलग है। आगे का फॉर्मूला जो है वो आपका बेसिकली टाइम रेट सिस्टम का ही फॉर्मूला है। टाइम अलाउड या टाइम टेकन या तो फिर एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आ रही है, आपका टाइम रेट सिस्टम का ही फॉर्मूला है। मंडे को सारे फॉर्मूला रिवाइज करके आना है और ये रोहन हालसे तक पूरा पढ़ के आना है, क्योंकि मंडे को इसके अपन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है क्या, और एक नया क्वेश्चन, नया टॉपिक भी पढ़ेंगे। इस पे फुल फ्लेज क्वेश्चन ही आता है, एमसीक्यू की बात ही नहीं है, बहुत डीप में है वो टॉपिक। ये अभी तो आपको बेसिक समझा है, इसलिए आपको ऐसा मजाक लग रहा है।